नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। पीएम को चीन के सामने बताया कमजोर, कहा देश में हुई लोकतंत्र की हत्या। जम्मू में कांग्रेस के विद्रोहियों का शक्ति प्रदर्शन, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लामबंद हुए गांधी 23 के नेता। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हिंसा तेज, कहीं भाजपा की गाड़ियों से चुराए बल्ब तो कहीं कार्यालय में की तोड़फोड़। लद्दाख के बाद वैक्सीन सप्लाई में भी भारत से हारा चीन, फजीहत के बाद नर्म पड़े ड्रैगन के तीखे तेवर। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल बाद फिर जारी किया विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो, एडिट कर फैलाया प्रोपेगेंडा। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पड़ोसी देश से डरे हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं तबाह कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। इस बीच राहुल गांधी ने सीएए को लेकर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टर मनीष, क्यों राहुल गांधी आखिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी चुनावी कैंपेन पे हैं और जैसा कि वो लगातार इस तरह के इसको कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी उनकी तरफ से होता है, तो वो कह रहे हैं, उन्होंने आज ये कह दिया हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मर चुकी है। अब डेमोक्रेसी जब हिंदुस्तान में है ही नहीं तो उनको क्या कहा जाए? फिर वो क्यों इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को विड्रॉ कर लेना चाहिए चुनाव से। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, अगर इनको लगता है कि जुडिशरी के अंदर आरएसएस के लोग घुस गए हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है, तो उसके लिए तो उनको चुनाव जीतना पड़ेगा। आप सरकार बना लें और सरकार जब आपकी बन जाए तो पहले जिस तरीके से कांग्रेसी चट्टे बट्टे हर जगह बैठे रहते थे, उनको पद्मश्री दिया जाता था, आप वो काम फिर से कर सकते हैं। दरअसल सरकार जिसकी होगी वही अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट है, एक चुनाव जीतकर बहुमत पाकर बनी हुई ये सरकार है और इस सरकार को संविधान के द्वारा दिया गया वो पूरा अधिकार है कि वो इस दौरान 5 साल के लिए वो सरकार किस तरीके से चलाए। अगर राहुल गांधी को दिक्कत है तो राहुल गांधी को मेहनत करनी चाहिए और लोकसभा में इतनी सीटें वो जीत लें कि वो प्रधानमंत्री स्वयं बने, ताकि वो अपने हिसाब से जो बदलाव वो चाहते हैं वो कर सके। यानी कि कांग्रेस का वजूद खत्म होते देख राहुल गांधी अब बौखलाने लग गए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई और राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान के बाद पार्टी के सीनियर नेता आज जम्मू में जुटे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली नामक एक एनजीओ के समारोह में मंच साझा किया। गुलाम नबी आजाद इस एनजीओ के प्रमुख हैं। ये वे 23 नेता हैं जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इन्हें G23 के नाम से भी जाना जाता है। नेताओं के हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व यूपी कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल शामिल रहे हैं। डॉक्टर मनीष, आखिर क्या मायने हैं इस पूरे जो कार्यक्रम हो रहा है? अब राहुल गांधी की बदजुबानी के खिलाफ कोई तो आवाज उठाएगा। उनको अपनी विपक्षी पार्टियों से, जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं, उनसे तो लड़ना ही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बर्ताव रहा है, जिस हिसाब से वो बयानबाजी करते हैं, कभी तमिलनाडु में गए, केरल में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ जाकर के ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडियंस जो है वो तो बेकार के लोग होते हैं। तो अब ऐसे में पार्टी को ख़त्म करने की राह पे जो राहुल गांधी चल पड़े हैं, तो कोई सामने आएगा जो कांग्रेस पार्टी को बचाएगा। तो दरअसल जम्मू के अंदर जो आज हुआ वो सीधे तौर पे गांधी परिवार के खिलाफ वरिष्ठ कांग्रेस लीडर्स का ये बगावत है। दरअसल ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि 2-3 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होने हैं। अगर वहाँ पे इलेक्शन होता है और इस तरफ से ये जो G23 जिसे आपने कहा गांधी 23, वो लीडर्स
अपने हिसाब से कोई कैंडिडेट राहुल गांधी के खिलाफ या उनके कैंडिडेट के खिलाफ रखते हैं तो एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति कांग्रेस के अंदर पैदा हो जाएगी। मतलब ये कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के ऊपर गांधी परिवार का जो हक अख्तियार, उनकी जो साख है, वो खत्म होती दिख रही है। और ये जो लोग कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए एक जो मुहिम छेड़ रहे हैं, वो दरअसल राहुल गांधी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन चुकी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से विद्रोह की आवाज तेज हो रही है, उस बीच G23 का ये कार्यक्रम होना अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाला है। वहीं बंगाल में चुनावी तारीखों की घोषणा होते ही हिंसा की घटनाएं तेज हो गई हैं। सबसे पहले कोलकाता के कादापाड़ा इलाके में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चुनावी रथ में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है और इन सभी घटनाओं का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया गया है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि भाजपा के बोलने पर चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया और उसके बाद अभी हिंसा की खबरें सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी ने तो पहले से ऐलान कर रखा है कि खेला होबे, मतलब खेल होगा। जो वो खेल क्या होगा तो वो अब दिख रहा है कि जैसे ही घोषणा होती है, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं कि आप चोर उचक्के हैं। आप किसी विपक्षी पार्टी के दफ्तर में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करेंगे, वहाँ से LED बल्ब चुरा लेंगे, जो कैंपेन के लिए रथ बनाया गया है उसके साथ तोड़फोड़ आप करेंगे। अगर कहीं रैली होती है तो उसमें आप जो समर्थक हैं उसको मारपिटाई आप करेंगे। तो मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी सत्ता अब जाने वाली है, इसलिए वो हिंसा पे उतारू हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हिंसा हो रही है, इसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। दरअसल कुछ हिंसा की घटनाएं अगर होती भी हैं तो जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर डेरेक ओब्रायन हो या कोई भी बड़े लीडर हो, वो इन दंगाइयों, इन बदमाशों के साथ वो खड़े नजर आते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और भी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। और इसलिए जो आरोप ये लगाया जा रहा था कि 8 फेज में बंगाल में क्यों चुनाव हो रहे हैं, उसको आज जस्टिफिकेशन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उन्होंने दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये जस्टिफाइड हो गया कि जिस तरीके से वहाँ हिंसा भड़क रही है, उसे कंट्रोल करते हुए एक साफ सुथरा चुनाव कैसे हो, उसके लिए ज़रूरी था कि बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव हो। यानी कि जिस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी अब कर रही हैं, उससे उनका डर साफ दिखाई देने लगा है। उधर चीन कोरोना वैक्सीन सप्लाई की रेस में भारत से हारता नजर आ रहा है। श्रीलंका में चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाकर वहां भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई गई। अब वहां 1.4 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन सप्लाई की रेस में भारत से एक बार फिर पिछड़ने के बाद चीन के सुर में नरमी आई है। चीन ने कई देशों को अधिक कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने वाले भारत का स्वागत किया है। डॉक्टर मनीष, क्यों चीन के बर्ताव में नरमी आई है? क्या कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी इसका कारण बन सकती है? दरअसल कोरोना महामारी की वजह से चीन पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। एक तो कोरोना चीन की वजह से पूरी दुनिया में फैला, और उसके बाद जब ये पूरी दुनिया में तबाही मच रही थी, उस दौरान भी चीन ने इससे पैसे कमाने की जो अपनी तरकीब लगाई, उसकी वजह से उसके कई देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। चाहे वो PPE किट का मसला हो, वो 3rd ग्रेड का जो वो कहीं कहीं वो भेज रहा था, कई देशों ने तो उसे समुद्र में फेंकवा दिया। फिर उसके बाद मास्क की बात हो, या फिर जो टेस्टिंग किट्स जो चाइनीज़ द्वारा जो सप्लाई किए गए, उसमें भी खामियां थी। तो एक तो ये बवाल मच ही रहा था। अब जब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन चाहिए, तो चीन के द्वारा जो सप्लाई की जा रही जो वैक्सीन है, उसमें मालूम चल रहा है कि वो नमक पानी डाल करके भेज दे रहा है, वो उल्टा असर कर रहा है, वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। अब श्रीलंका में एक नया चैप्टर लागू हो गया। श्रीलंका में उसने वैक्सीन भेजे तो जरूर थे, लेकिन वहाँ की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि भाई इसके जो प्रमाण हैं कि ये सही वैक्सीन है,
वो कहाँ है? इसका जो थर्ड फेज का जो टेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट कहाँ हैं? आप जब भी कोई देश कहीं से वो वैक्सीन्स को अगर ख़रीदता है तो वो उसको वेरीफाई करता है कि किस तरीके से आप क्या सभी मापदंडों पे आप खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। तो इसमें चाइनीज़ की तरफ से ये कहा गया कि अभी थर्ड फेज का कोई टेस्ट अभी वहाँ पे चीन में नहीं हुआ है। मतलब ये कि अब तक वो जहाँ जहाँ वो भेज रहा था वो अनटेस्टेड, जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से वेरीफाइड वैक्सीन नहीं भेज रहा था। तो ऐसे में भारत की ओर से जो वैक्सीन भेजा जा रहा है न सिर्फ श्रीलंका बल्कि तमाम देशों में, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है कि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है उसकी सराहना हो रही है। तो इसीलिए एक जिसको कह सकते हैं कि जो चाइना जिस तरीके से एम्बेरस हो रहा है, तो आज पहली बार उसने इस चीज़ को माना कि भारत उस वैक्सीन के रेस में वो चीन से आगे निकल गए। यानी कि बीते दिनों जिस तरह का रवैया चीन ने अपनाया वो अब उसके लिए बर्बादी का सबब बनता जा रहा है। उधर बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल बाद पाकिस्तान का एक और शर्मनाक कारनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने फिर एक बार विंग कमांडर अभिनंदन का एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे थे और पाकिस्तानी सेना के सामने अपने अनुभव कैमरे में साझा कर रहे थे। वीडियो को कई जगहों से एडिट किया गया जिसमें कई कट मालूम पड़ते हैं जो साफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा इस वीडियो को जारी करने का मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर मनीष, क्यों पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें करता है? आखिर क्या मकसद है इसके पीछे जो अभिनंदन का वीडियो उन्होंने जारी किया है? वो वीडियो दरअसल हिंदुस्तान के लिए नहीं है। इमरान खान की सरकार ने इस वीडियो को रिलीज़ करवाया है पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए कि वो कितने बड़े दिल वाले हैं कि हमने अभिनंदन को पकड़ा, लेकिन हमारी सेना किस तरीके से एक प्रोफेशनल आर्मी है, इतनी इज्जत के साथ हमने उन्हें वापस किया। अब ये मसला एक तो वीडियो का है, 16 बार कट्स हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की जो पूरी सरकार है और वहाँ की जो आर्मी है अभिनंदन के केस में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक विपक्ष के एक लीडर ने साफ साफ वहाँ की संसद में कहा था कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया उसके बाद आनन फानन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें जो वहाँ के जनरल बाजवा हैं वो थर थर काँप रहे थे और साफ साफ ये बात कह रहे थे कि इसे 24 घंटे के अंदर इंडिया के हवाले कर दो। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अगर वापस नहीं किया गया अभिनंदन को तो वो हमला कर देगा, हमारी किरकिरी हो जाएगी, हम लड़ नहीं पाएंगे। और आनन फानन 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने तो मांगा भी नहीं था, लेकिन मोदी के खौफ से ये इतने सहम गए कि अभिनंदन को बाइज्जत बॉर्डर तक वो छोड़ने के लिए आ गए और इस दौरान उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी किया गया। तो ये जो डर मोदी सरकार का इमरान खान के दिलो दिमाग में बैठा हुआ था, इस वजह से उन्हें वापस किया। लेकिन वहाँ के विपक्ष, वहाँ के जो कह सकते हैं आप, जो एनालिस्ट हैं टेलीविज़न चैनल के ऊपर, वो इस बात को कह रहे थे कि अभिनंदन को पास रखकर वो हिंदुस्तान के साथ कुछ डील करना था, ऐसे नहीं छोड़ देना था। तो इमरान खान की बहुत किरकिरी हुई थी। तो अब जब उन्हें लगा कि 2 साल जो पूरे हुए हैं इस पे भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाएगा, तो बड़े दिल वाला बनकर के वो दिखाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमने अच्छे ढंग से अभिनंदन के साथ बर्ताव किया था। तो इसलिए ये वीडियो एक प्रोपेगेंडा वीडियो इन्होंने भेजा है। ये हिंदुस्तान के लिए कम और पाकिस्तान की जनता के लिए ज़्यादा है। यानी कि जिस तरह से अभिनंदन का ये वीडियो रिलीज किया गया है उसके बाद साफ पता चलता है कि इमरान खान के दिलो दिमाग में अब भी भारत का खौफ कितना ज्यादा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।